अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन बेसिकली ये हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक मतलब कि एक प्रोसेस जो रिपीटेड नहीं है। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल ही एक डिफरेंट जो प्रोसेस है वो एक ही मैनर में चल रहा है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। अगर उसको दोबारा स्टार्ट करना है तो जो है ये स्टार्टिंग से जो होगा उसको लिया जाएगा, उसकी एंडिंग स्टेज का कोई भी उसके साथ ताल्लुक नहीं होगा। हालांकि जो साइक्लिक होता है प्रोसेस उसमें एंडिंग स्टेज और स्टार्टिंग स्टेज दोनों लिंक्ड होती हैं, लेकिन नॉन साइक्लिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो फॉस्फोरिलेशन क्या होता है हमारे पास के जनरेशन ऑफ एटीपी। ठीक है ना, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एटीपी बनाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। क्लियर। तो अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की, तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है? बेसिकली इसमें फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व होंगे। अगर आपको आ जाए पेपर में साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, जो कि इसके बाद में पढ़ाऊंगी आपको साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, उसमें फोटोसिस्टम 2 नहीं इन्वॉल्व होता, जस्ट फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। क्लियर। ठीक है, यहाँ तक लगी समझ गए। इसमें जस्ट फोटोसिस्टम 1 होगा लेकिन 2 नहीं होगा साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में। तो यहाँ पे पहले मैं आपको डायग्राम समझा दूंगी। ये हमारे पास फोटोसिस्टम 2 P680, ये हमारे पास है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, P से प्राइमरी, E से इलेक्ट्रॉन, A से एक्सेप्टर और फोटोसिस्टम 2। ठीक है, ये हमारे पास है प्लास्टोक्यूनोन। ठीक है, PQ प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम। ठीक है, प्लास्टोसियानिन, PC प्लास्टोसायानिन। ठीक है, ये हमारे पास है PS1 P700। ठीक है, ये हमारे पास है PEA प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1। FD मतलब फेरेडॉक्सन। ठीक है, क्लियर। NAD पॉजिटिव रिडक्टेज इंजाइम है ये। ठीक है, ये NAD और ये H पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो आपने एक दफ़ा अपने रजिस्टर पे लिख लेने हैं। ठीक है ना, इस पूरे जो है एक डायग्राम को। ठीक है, इसको देखते हुए ही मैं ये सारा आपको डिस्क्राइब कर दूंगी नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के लिए एक एन अदर जो नेम हम यूज करते हैं वो है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द नॉन साइक्लिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, या फिर इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज जी स्कीम। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली फॉस्फोरिलेशन इज जनरेशन ऑफ एटीपी। एटीपी के जनरेशन को हम फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, जिसमें एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान होने वाले प्रोसेस को नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। व्हाट इज नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्मेशन जो होती है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान जो एटीपी की जनरेशन होती है उसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, इन द केस ऑफ द नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन दो फोटो सिस्टम में से गुजरता है। एक है फोटो सिस्टम 2 और एक है फोटो सिस्टम 1। ठीक है ना, तो एक बहुत कॉमन टाइप का इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द जी स्कीम। Then what is Z scheme? Basically Z scheme is the process in which is the path of electron through two photosystem। ठीक है, तो दो फोटो सिस्टम में से जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है उसको हम Z स्कीम कहते हैं। ठीक है, दो फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन के पाथ को हम Z स्कीम का नाम देते हैं। क्लियर। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस होता कहाँ से स्टार्ट है। ठीक है ना, तो इसमें होता है फर्स्ट, इसमें स्टेज है excitation of electron at photosystem 2।
विच इज P680। P680 क्या है? फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन क्या होती है फोटो सिस्टम 2 पे? ठीक है ना। तो फोटो सिस्टम 2 बेसिकली होता क्या है कि ये लाइट है, सनलाइट है। ये फोटो सिस्टम 2 ने सनलाइट को अब्जॉर्ब करना है और इस फोटो सिस्टम 2 में से 2 इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट होना है। ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे फोटो सिस्टम की जो फोटो सिस्टम की एक्साइटेशन हो रही है, ठीक है ना, उसके इलेक्ट्रॉन की, उसको हम कहेंगे फोटो एक्साइटेशन हुई है। ठीक है ना। फोटो सिस्टम 2 की एक्साइटेशन हुई और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। हमें पता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली फोटो सिस्टम 2 की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि और ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया है नेक्स्ट। ठीक है ना, इसको एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्टर भी तो होगा ना, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको कोई चीज गेन भी कर रही होगी। तो फोटो सिस्टम 2 ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने फोटो सिस्टम 2 के। ठीक है ना, दिस इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 ने जो थे वो लॉस किए थे और इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कोई नाम भी तो होगा ना, तो वो नाम है हमारे पास फियोफाइटन। फियोफाइटन है इसका नाम। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होता है कि P680 खुद क्या बन गया? ऑक्सीडाइज हो गया है। इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और ये क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है ना, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद है। ठीक है ना, तो क्या करेगा ये? एक यहाँ पे प्रोटीन होती है MN प्रोटीन, मैंगानीज प्रोटीन। ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था तो इसने इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करने हैं। तो यहाँ पे एक प्रोटीन है मैंगानीज, MN प्रोटीन। तो फोटो सिस्टम 2 इस MN प्रोटीन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है ना, अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास? फोटो सिस्टम 2 के 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस फियोफाइटन यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, इनको तो भूल जाओ। ठीक है ना, अभी फिलहाल के लिए ये था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, इसको भी तो अब इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करने हैं। तो MN प्रोटीन, मैंगानीज प्रोटीन ने इनको इलेक्ट्रॉन देने हैं। ठीक है ना, और इसने खुद ऑक्सीडाइज होना है और क्या करना है? एक रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करना है। मतलब कि इसको रिड्यूस्ड कर देना है फोटो सिस्टम 2 को, और खुद क्या होना है? खुद इसकी ऑक्सीडेशन यानी इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, इसने दोबारा रिड्यूस होना है और इसने इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट कर देना है, अपनी ऑक्सीडेशन कर लेनी है। और ऑक्सीडेशन होने वाला जो सब्सटेंस है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। ठीक है ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यहाँ पे काम करता है। यहाँ तक पहला स्टेप था। ठीक है, हमने फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किया, इसके इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 के एक्सेप्ट किए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। ठीक है ना, और मोलिब्डेनम मैंगानीज प्रोटीन ने क्या किया? इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये फोटो सिस्टम 2 को दे दिए हैं। ठीक है ना, यहाँ तक हो गई ये बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है प्रोसेस किस तरह होता है। ठीक है, तो हमने अब ये देखना है कि मैंगानीज प्रोटीन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं। तो ये अब सेकंड जो स्टेप है इस प्रोसेस का, उसमें पता लग जाएगा कि जो है मैंगानीज प्रोटीन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं। फिलहाल इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचा है, इससे आगे नहीं ले गए हम, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास है। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड जो है स्टेप वो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब पता चलेगा ये मैंगानीज प्रोटीन के पास जो था वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था, जो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने इस डेफिशिएंट फोटो सिस्टम 2 को दे दिए थे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि लाइट की मौजूदगी में पानी टूटता है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कौन सी? सनलाइट। इस सनलाइट की मौजूदगी में क्या होगा? वाटर टूटेगा। ठीक है, और इस वाटर से, जिस तरह ये हमारे पास वाटर टूटा है,
इससे 2 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन और एक जो है मोलिकुलर ऑक्सीजन हमारे पास ऑब्टेन हुआ है, ठीक है ना। तो एक ऑक्सीजन, जो है वो हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑब्टेन हुए हैं। क्लियर। तो इस प्रोसेस को, ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें पानी, लाइट की मौजूदगी में पानी टूटता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब होता क्या है कि ये ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन के साथ मिलके O2 बना देता है, ठीक है ना। और ये क्या बन जाते हैं, दोनों मोलिक्यूलर ऑक्सीजन बन जाते हैं। फिलहाल ये एटॉमिक फॉर्म है, ठीक है। क्लियर। ये 2 इलेक्ट्रॉन को कौन कर लेता है, अट्रैक्ट। दीज 2 इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द मैंगनीज प्रोटीन। ये है 2 इलेक्ट्रॉन जो मैंगनीज प्रोटीन के पास 2 एक्स्ट्रा थे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन इस मैंगनीज प्रोटीन ने नेक्स्ट फोटोसिस्टम 2 को देने हैं, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया था क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ गए थे, ठीक है ना। तो अब ये क्या होता है, और इसके अलावा पीछे चीज रहेगी हाइड्रोजन। तो ये 2 हाइड्रोजन को हम इस रिएक्शन के एंड पे यूज करेंगे, इनको आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो रिएक्शन की एंडिंग में बताऊंगी ये हाइड्रोजन कहाँ पे यूज हुए हैं। फिलहाल ये ऑक्सीजन कंबाइन करता है एक और ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का एटम एक और ऑक्सीजन का एटम, 2 एटम मिलके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये क्या है, ये बाद में ये बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, ये रिलीज कर दिया जाता है स्टोमेटा के थ्रू बाहर की तरफ, ठीक है। कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या यूज होता है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास यूज होती है लाइट, ठीक है ना, और रिलीज होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन वही है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, और उसके बाद क्या है कि हमारे पास ये दो जो है हाइड्रोजन, ये मैं आपको रिएक्शन की एंडिंग में बता दूंगी कहाँ पे यूज हुए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब हमने देखा कि फोटो हमारे पास यहाँ पे सब कुछ बराबरी पे आ गया। मैंगनीज प्रोटीन ने इसको, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, इसके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो है पूरी कर दी है। अब पीछे हमारे पास ना ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, तो इसने भी इन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, ऑफकोर्स कुछ तो करना होगा, इसीलिए तो सारा मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। अब हम वो देखते हैं। तो दूसरे स्टेप भी हमने कर लिया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब थर्ड स्टेप है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या, हमें पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक चेन में से गुजरते हैं। इस चेन को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ठीक है। एक सीरीज है, ठीक है ना, एक सीरीज होती है ये, जिसमें डिफरेंट जो है वो कॉम्प्लेक्सेस लगे होते हैं। ये प्लास्टोक्यूनोन, कॉम्प्लेक्स ऑफ साइटोक्रोम, प्लास्टोसियानिन, तो सीरीज है कॉम्प्लेक्सेस की, और इस सीरीज को नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से नेक्स्ट जो है वो फोटो सिस्टम 1 तक पहुंचने के लिए एक सीरीज ऑफ चेन से या फिर कॉम्प्लेक्सिस से गुजरता है, एक चेन ऑफ कॉम्प्लेक्सिस से गुजरता है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देते हो, ठीक है। तो इसके अंदर ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। एक सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन, ये फोटो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के इलेक्ट्रॉन को देगा प्लास्टोक्यूनोन को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पहला जो है कॉम्प्लेक्स, वो है हमारे पास प्लास्टोक्यूनोन, ठीक है, PQ। तो ये पहला एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इस प्लास्टोक्यूनोन ने एक्सेप्ट करना है, और इस प्लास्टोक्यूनोन ने रिड्यूस्ड होना है। पहले था ये PQ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये इसको रिड्यूस करवा दिया जाता है PQH2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये 2 प्रोटॉन रिक्वायर्ड होने हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन मतलब ये 2 प्रोटॉन ये
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, 2 प्रोटॉन चाहिए, ठीक है ना। तो ये कहाँ से लिए जाते हैं, ये दोनों प्रोटॉन लिए जाने हैं स्ट्रोमा साइड, मेम्ब्रेन जो स्ट्रोमा है वहां से लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो PQH2 जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा देता है इस साइटोक्रोम को, और अगेन ये क्या बन जाता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन जो कि इसने 2 हाइड्रोजन स्ट्रोमा साइड से अब्जॉर्ब किए थे वो लेके ये क्या बन जाता है, ये PQH2 बन जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि दोबारा ये PQ जो होता है ये इलेक्ट्रॉन दे देता है कॉम्प्लेक्स ऑफ साइटोक्रोम को, ठीक है, और अगेन PQ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो दो ये इसके पास हाइड्रोजन थे ना, ये 2 प्रोटॉन थे, ठीक है, ये क्या करता है, ये यही पे रहते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में रहते हैं, और यहाँ पे pH को कम करते हैं, हाइड्रोजन की प्रेजेंस pH को कम करती है, ठीक है। और लो पीएच जो होती है ना, ये ATP की जनरेशन यानी कि फॉस्फोरिलेशन में बेनिफिशियल है। लो पीएच हेल्प इन फॉस्फोरिलेशन। दोबारा बताऊंगी, थोड़ा सा प्रोसेस है, अगर आप एडिशनल लिखना चाहो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो प्लास्टोक्विनोन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, ठीक है, और ये PQH2 के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो ये H2 कहाँ से, 2 प्रोटॉन कहाँ से आए, तो ये स्ट्रोमा साइड से अब्जॉर्ब कर लिए गए। ये सारा प्रोसेस हो रहा है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ठीक है, जो यहाँ ये हमारे पास फॉस्फोरिलेशन हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ने अब्जॉर्ब किया इन 2 प्रोटॉन को स्ट्रोमा साइड से, और ये PQH2 बन गया। अब ये PQH2 ने दोबारा ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने जो है लॉस कर दिए हैं, ठीक है, पहले एक्सेप्ट किए थे, अब किए ये लॉस, और ये कन्वर्ट हो गया है PQ के अंदर, ठीक है। और जो PQ है ना, ये H2 जो है हाइड्रो जो प्रोटॉन है, ये इसी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये स्टिल रहने हैं, इसे स्ट्रोमा में वापस नहीं जाना है। और यहाँ पे इसने क्या करना है, इससे जो हाइड्रोजन ने प्रोटॉन ने 2 प्रोटॉन ने यहाँ पे पीएच को लो कर देना है, ठीक है, काफी लो कर देना है, और लो पीएच की वजह से ATP की जनरेशन होती है। इस प्रोसेस को हम फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अब 2 साइटोक्रोम जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑफ साइटोक्रोम है, इसने एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्विनोन से, ठीक है। अब इधर आ गया ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ऑफ साइटोक्रोम के पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आए हैं कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स ऑफ साइटोक्रोम में। जैसे ही ये यहाँ पे आएंगे तो कॉम्प्लेक्स ऑफ साइटोक्रोम जो होते हैं ना, ये 2 साइटोक्रोम होते हैं। एक है साइटोक्रोम B6, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं ना, मतलब एक से ज्यादा चीज से मिलकर बना हुआ है, जो कि है हमारे पास FES प्रोटीन, और दूसरा है हमारे पास साइटोक्रोम F। तो ये 2 कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑफ साइटोक्रोम ने क्या करना है, इसने एक्सेप्ट किए दोनों इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से, ठीक है। और इसने क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स किससे मिलकर बना होता है, B6 और साइटोक्रोम F से। अब इस कॉम्प्लेक्स ने नेक्स्ट दोनों इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसियानिन को जो है वो दे देना है, ठीक है ना। तो अब जो हमारे पास थर्ड है इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट, वो है हमारे पास प्लास्टोसियानिन, जिसको PC से मैंने डोनेट किया है, प्लास्टोसायानिन। तो प्लास्टोसियानिन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं साइटोक्रोम से, ठीक है ना। तो ये एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है, और इसने जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं, और ये एंडिंग यहाँ पे आ जानी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, और इसने फाइनली इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है इस PS1 के पास। तो PS1 के पास इलेक्ट्रॉन की क्यों जरूरत है, हम अभी बात करते हैं कि PS1 को इलेक्ट्रॉन की जरूरत क्यों पेश आई, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन है प्लास्टोसायानिन के पास, ठीक है। तो होता क्या है, अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले उससे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है तो ATP बनती है, उसकी बात करते हैं। उस प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रॉन है प्लास्टोसियानिन के पास, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरा था तो यहाँ पे ATP की प्रोडक्शन हुई थी, वो किस तरह हुई थी उसकी बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे PS1 पे इलेक्ट्रॉन किस तरह आया। सीरीज में चल रहे हैं ना, पहले यहाँ की बात की, अब यहाँ की, अब यहाँ पे जनरेशन हो रही है ATP की, तो हम वो बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट किस तरह मूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो उसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन।
बेसिकली होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस चेन में नीचे की तरफ आता है तो इनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आता है, इसका मतलब कि एनर्जी अपनी रिलीज करता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन मूव डाउन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आया है, इसकी एनर्जी भी क्या हुई, कम हुई है, ठीक है, एनर्जी इसकी डिक्रीज होना शुरू होगी। और इस एनर्जी को, ये एनर्जी जो है अपनी रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको यूज करना है किसने, यूज्ड बाय ऑफ कोर्स थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ने, ठीक है ना। मैंने बताया था ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, थैलाकॉइड के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ने इसको यूज किया और इस एनर्जी को यूज करके क्या बनाया, एटीपी की प्रोडक्शन करवाई है, ठीक है ना। किस तरह करवाई है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ने, खुद ही बना दी, नहीं, इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। इट हैव एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। तो इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ने इस एटीपी सिंथेज को यूज किया, ठीक है ना। तो इससे बनाई एटीपी, और जिस प्रोसेस से बनाई उसको कहते हैं केमियोस्मोसिस, ठीक है। तो केमियोस्मोसिस की मैं डिटेल आपको इस जो है ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के बाद दूंगी। तो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स को यूज करते हुए यहाँ पे जनरेशन करवाई गई है एटीपी की, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एटीपी बना दी है। भाई एटीपी ने कहाँ यूज होना था, क्यों इतने पापड़ बेले इस एटीपी को बनाने के लिए, ठीक है ना, क्यों इसको इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजार के। तो ये एटीपी जो होती है ना, ये यूज होनी होती है नेक्स्ट इन डार्क रिएक्शन, या हम कह सकते हैं केल्विन साइकिल में, ठीक है ना। क्योंकि ये हम कर रहे हैं, ये सारे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट होना है लाइट रिएक्शन का पार्ट, मतलब कि यहाँ पे लाइट यूज हो रही है। नेक्स्ट होना है डार्क रिएक्शन, मतलब कि ये केल्विन साइकिल जिसमें लाइट नहीं यूज होती है। तो ये एटीपी को केल्विन साइकिल में यूज किया जाता है। क्यों एटीपी को केल्विन साइकिल में यूज किया जाता है, क्योंकि केल्विन साइकिल में क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। तो इस एनर्जी को वहां पे यूज किया जाना है, यूटिलाइज किया जाना है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इस कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए किया जाता है यहाँ पे यूज, ठीक है, क्लियर, केल्विन साइकिल के दौरान, क्लियर। तो ये जो हमारे पास ग्लूकोज है, ये मेजर जो है ना प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है ना, जिसको प्लांट अपनी एनर्जी के लिए यूज करता है, ठीक है। पहले खुद बनाता है, फिर उसको खुद यूज करता है और उसको हम भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे तो हमने बात कर ली है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है तब फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है, उस इलेक्ट्रॉन से जो है वो नेक्स्ट हमने एनर्जी यूज करके उस इलेक्ट्रॉन की हमने एटीपी बना दी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज होगी, इलेक्ट्रॉन तो है ना बेसिकली, तो अब इस इलेक्ट्रॉन ने कहाँ जाना है, इधर तो नहीं रह सकता। अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या करना है हमने, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन आएगा PS1 के पास, लेकिन उससे पहले PS1 को भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो क्या होता है कि ये PS1, अगर हम बात करें एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट PS1, 5 स्टेप है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट PS1, क्लियर। तो अगर हम एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें PS1 पे किस तरह होती, तो फोटो सिस्टम 1 ने क्या करना है, इसने भी सनलाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है, ठीक है ना। और यहाँ से भी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट डोनेट करवा देना है। इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, एक्साइट होना है, यहाँ पे भी फोटो एक्साइटेशन होनी है। और यहाँ इसके भी PS1 के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि PS1 का है, फोटो सिस्टम 1 का है, उसने एक्सेप्ट करने हैं। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बेसिकली FES प्रोटीन ही होती हैं, ठीक है ना, जो एक्सेप्ट करती हैं इसके इलेक्ट्रॉन को। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने नेक्स्ट इसको एक्सेप्ट करना है, क्लियर। अब होता क्या है, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया PS1 जो था। अब क्या होना है, इस PS2 का इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आया था, PS2 का इलेक्ट्रॉन जो ये था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये किसको देना है, ये इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बॉटम में पहुंच गया था। यहाँ से प्लास्टोसायनिन ने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया इस PS1 को, ठीक है। तो PS1 को क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, प्लास्टोसायनिन ने। ये प्लास्टोसायनिन के अपने इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो PS2 से एक्साइट करवाया गया था और यहाँ से गुजरता हुआ यहाँ तक आया है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन, अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है,
इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये जो है हमारे पास, हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करें तो इसने ये इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके जाने हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है, सिक्स स्टेप है सिंथेसिस ऑफ NADH। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने फोटो सिस्टम 1 वाले ने एक्सेप्ट किए थे, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए फेरेडॉक्सन को, ठीक है। तो PS जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन टू दी फेरेडॉक्सन, ठीक है, फेरेडॉक्सन को दिए। और ये फेरेडॉक्सन क्या है, बेसिकली ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है। और जो यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद है NAD पॉजिटिव रिडक्टेज, ठीक है। तो NAD या NADP रिडक्टेज लगा लो, ठीक है, रिडक्टेज यहाँ पे एंजाइम मौजूद है, ठीक है। तो NADP रिडक्टेज ने क्या करना है, इसने ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फेरेडॉक्सन से इसने एक्सेप्ट कर लेने हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट करके इसने ये इलेक्ट्रॉन दे देने हैं NADP पॉजिटिव को, ठीक है। ये देखो यहाँ पे P पॉजिटिव भी आना है, NADP पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे देने हैं ये NADP रिडक्टेज ने, ठीक है। NADP रिडक्टेज ने 2 इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सन से लिए। फेरेडॉक्सन के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1 ने दिए थे। अब फेरेडॉक्सन ने इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज को दिए, NADP रिडक्टेज ने इलेक्ट्रॉन NADP पॉजिटिव को दिए। और यहाँ पे हमारे पास वो जो 2 हाइड्रोजन फोटोलाइसिस में थे, मैंने कहा था ना इनकी गौर करनी है, इन 2 हाइड्रोजन की कहाँ गए, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आने हैं, ठीक है। इन हाइड्रोजन को यहाँ पे लाया गया, ठीक है, वो जो वाटर टूटने से आए थे। और 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स जो थे हमारे पास यही है, ये वाला। तो ये NADP रिडक्टेज ने इसको दे दिए हैं NADP पॉजिटिव को, और 2 हाइड्रोजन भी आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एट द एंड प्रोड्यूस होगा NADPH, ठीक है। NADPH की यहाँ पे प्रोडक्शन होगी, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक लगी समझ। और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया जाएगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज करवा दिया जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। और ये इसके अंदर क्या हुआ, एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को स्टोर किया गया है इस NADPH की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि ये जो NADPH है ना, ये नेक्स्ट जो है ये रिड्यूसिंग पावर देगा किसको, कैल्विन साइकिल में। शुगर की सिंथेसिस के लिए ये NADPH ने क्या करना है, इसने रिड्यूसिंग पावर देनी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर इन कैल्विन साइकिल, ठीक है। इससे कैल्विन साइकिल में इसने जो है वो नेक्स्ट प्रोसेसेस करनी है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कैल्विन साइकिल जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो आप उसमें देखना ये किस तरह रिड्यूसिंग पावर देगा, ठीक है ना। ये मैं आपको उसमें कैल्विन साइकिल में जो है वो पूरे रीजंस के साथ डिस्क्राइब करूंगी, क्लियर, ठीक है। तो होगी यहाँ पे बात कि किस तरह NADPH बना। तो NADP रिडक्टेज ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए NADP पॉजिटिव को, और 2 हाइड्रोजन वो फोटोलाइसिस से जो प्रोड्यूस हुए थे वो भी NADP पॉजिटिव को दे दिए गए। और NADP रिडक्टेज इंजाइम की मौजूदगी में क्या होना है, NADP पॉजिटिव ने क्या करना है, इसने कन्वर्ट होना है NADPH के अंदर। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे ना, एक हाइड्रोजन रिलीज करवा दिया गया। और ये इस NADPH को अब यूज किया जाना है डार्क रिएक्शन में। उस ATP को भी आपने यूज किया था डार्क रिएक्शन में शुगर की सिंथेसिस के लिए। अभी इस NADPH ने भी रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करनी है शुगर की सिंथेसिस के लिए डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो ऐसा पाथवे जिसमें ये दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं Z स्कीम, ठीक है, या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। फोटोफॉस्फोरिलेशन या फिर फॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन अगर टर्म यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लाइट की मौजूदगी में जो सिंथेसिस हो रही है ATP की, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्लियर।
तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन ये था प्रोसेस, ठीक है। दोनों जो है वो एक साइक्लिक पाथवे नहीं चल रहा है, एंडिंग और स्टार्टिंग जो है वो लिंक्ड नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि ये नहीं हो रहा कि एंडिंग जो है फिर वो स्टार्टिंग की तरफ आ जाए, ठीक है ना, क्लियर। तो आई होप सो कि आपको नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।